हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। हम लोग आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये कॉपी दिख रहा है बोर्ड में, जिन्होंने लिखा है, पुराने स्टूडेंट इनसे परिचित है। इनका नाम नीरज कुमार है और ये बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर बने हैं। उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये कॉपी है। जब ऑफिसर बनने से पहले जब वो हमारे इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान जो वो कॉपी लिखे हैं, उन्हीं का ये लिखा हुआ कॉपी है। और उनके इस कॉपी से आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है, किन बातों, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की, सुधार करने की ज़रूरत है आंसर राइटिंग के दौरान। तो इसमें देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन है, निजीकरण से क्या समझते हैं? भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए निजीकरण की उपयोगिता का विश्लेषण करें। ठीक है, सवाल ये जो टॉपिक है आज का, जिस टॉपिक पर आंसर राइटिंग किया गया है, कह सकते हैं कि आज के डेट पर ये इंडियन पॉलिटिक्स का जो हॉट टॉपिक्स है उनमें से एक है। निजीकरण पर अक्सर सरकार पर आरोप लगते आ रहे हैं विपक्ष द्वारा। सरकार सब कुछ बेचे जा रहे हैं, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। हालांकि ये कोई मतलब ऐसा होता नहीं है बेचना, ठीक है, कि किसी को बेचा जाए। आप कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमी के शब्दों में, सरकार अपने शेयर को कम करके निजी कंपनियों के शेयर को ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो बेचना वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। जब उत्पादन, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र में सरकारी उपक्रम के स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व के इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा आमतौर पर समाजवादी उत्पाद एवं सेवा पद्धति के स्थान पर पूंजीवादी उत्पादन एवं सेवा पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, भारत में निजीकरण ब्रिटिश शासन में 1947 तक फिर रहा, 19 से लेकर के 90 तक, 50, 60, 70, 80 समाजवादी प्रभाव, फिर 90 से निजीकरण प्रारंभ। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से 1990 तक समाजवादी पद्धति का प्रभाव रहा, जिसमें उत्पादन एवं सेवाओं पर सरकारी क्षेत्र का स्वामित्व होता था। परंतु 90-91 ईस्वी के आर्थिक वैश्विक मंदी के फलस्वरूप 24 जुलाई 1921 को एलपीजी मॉडल, ठीक है, यहाँ मॉडल कर दिए है, यहाँ मॉडल होगा, यही सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद भारत में निजीकरण की शुरुआत हुई। हालांकि इसके सीमित प्रयोग इससे पहले से किए जा रहे थे। देखिए, इनका ऐसे है तो स्टार्टिंग अच्छा लिखे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि गलत है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है समझते हैं। निजीकरण का भी एक नियम होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी, अगर कोई सरकारी कंपनी है और उसमें यदि सरकार 5%, 10% बेचती है तो उसको निजीकरण कहेंगे। जब तक सरकार 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखी है तो उसको निजीकरण नहीं कह सकते। एक होता है विनिवेश, एक होता है निजीकरण। तो 50% से नीचे तक का अगर सरकार अपना शेयर दे रही है किसी कंपनी को तो उसको कहते हैं विनिवेश, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा शेयर बेच रही है तब उसको कहा जाता है निजीकरण। तो इस चीज़ का जिक्र नहीं किए हैं। और दूसरा, 1947 के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट समाजवादी अपनाए। 1947 से ले करके जब आज़ाद हुई तो 48 से कहिए, 48 से 56 तक हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ही रहे। इसको कह सकते हैं कि ये हम लोगों का अर्थ संक्रमण दौर था, यानी कि हम लोग चेंज हो रहे थे। एकाएक ऐसा नहीं कि अंग्रेज गए पूंजीवाद से
समाजवाद हुए, धीरे धीरे हुए। और 1956 में जब औद्योगिक नीति हम लोगों की बन के आई, तब उसमें रखा गया कि हाँ अब भारत क्या है, हम लोग समाजवादी को अपना रहे हैं, हम लोग वो समाजवाद को अपना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 1990 तक चली, 1990 तक जब चली, लेकिन जब देश की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई, हमारी भुगतान राशि खत्म होने पर हो गई। भुगतान राशि इस तरह खत्म हो गई कि हमें अपना जो है सोना क्या करना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा। अब सवाल आया, जब सोना गिरवी रखना पड़ा तो फिलहाल तो काम चल गया, लेकिन आगे क्या किया जाए? तो इसका एक ही उपाय हुआ कि भाई अब हम लोगों को विदेशी कंपनियों को भारत में लाने का जो होगा मौका देना है। ठीक है, अब विदेशी कंपनी आएंगी तो वो तो ऐसे नहीं आएगी, उसको शेयर से आप ऐसे कहिएगा कि आइए हमें रुपया दीजिए, तो वो तो नहीं होगा, उसको मालिकाना हक देना होगा। तो उस समय हम लोग दिए थे कितना, 26%। और इसमें शर्त क्या था कि आपको किसी देसी कंपनी के साथ आकर के जुड़ना पड़ेगा। जैसे होंडा आया वो हीरो के साथ जुड़ा, सुजुकी आया मारुति के साथ जुड़ा, यानी आप आइए लेकिन हमारे किसी देसी। इसका दो फायदा है, जब वह कंपनी आई तो पैसा आया, रुपया लेके आया, इन्वेस्ट लेके आया। इससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ इजाफा हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुई। दूसरा फायदा क्या हुआ, जो हमारे देश के जो कंपनी थे वो भी मॉडिफाइड हुआ, उसको भी नए नए तकनीक सीखने को मिले, ये सब फायदे हुए। तो ये जरूरी है था। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट इनका उतना बेटर रहा नहीं, बाकी ये सब जो व्याख्या किए हैं ये व्याख्या ठीक है। अब देखते हैं भारत में निजीकरण की उपयोगिता। भारत निजीकरण की प्रक्रिया में 1991 में शामिल हुआ, परंतु पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्प्रभाव को देखते हुए भारत ने समाजवादी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा दोनों के महत्व प्रदान किया जाता है। भारत में निजीकरण की उपयोगिता, घाटे के ब्याज को कम करना, सरकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण, बाजार में प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता बढ़ाना, आर्थिक जोखिम को कम करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, राजनीति हस्तक्षेप में कमी। अब इनका देखिए, भारत में निजीकरण का उचित प्रयोग से सकल घरेलू उत्पाद, देखिए बार बार कहते ब्रैकेट यूज नहीं, यहाँ लिखना सका, अर्थात जीडीपी में वृद्धि होने की संभावना रहेगी, जिससे घाटे के बजट को दूर किया जा सकता है। यहाँ बेटर होता लिखते, बजट में घाटे को कम करने की संभावना बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने से राजस्व में वृद्धि होगी तथा सरकारी व्यय एवं राजस्व का अंतर कम होगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का आधुनिकीकरण, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में निजीकरण से वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र में नए मानकों को स्थापित की मदद में जैसे अधिक हो सकेगा, नए नए तकनीक मिलेंगे। बाजार में प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता, निजीकरण के कारण बाजार में मौजूद सभी उत्पादन करने वाले सेवा का निर्मित होगा, जिससे गुणवत्ता सेवाओं एवं वस्तुओं का उत्पादन संभव हो। इससे उच्च गुणवत्ता वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात भी संभव हो सकेगा। जैसे आप समझिए, कई कंपनी के आज आपके पास जो होते हैं सिम है, तो सारे सिम का क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है, सब सोचता हम अच्छी से अच्छी सेवा दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर। अब जरा सोचिए सिर्फ बीएसएनएल होता, तो आप सोचिए कि प्रतिस्पर्धा में ये हाल है, तो सिर्फ बीएसएनएल होता तो क्या होता, पता चलता है कि अब सिम खरीदने के लिए ब्लैक में सिम हो रहा, वो भी होता था। किसी समय बीएसएनएल का सिम ब्लैक तक में बिकता था, 100 का सिम है 1000। अभी क्या होता है, सिम ले जाइए फ्री में, सिर्फ रिचार्ज कीजिए। और एक समय था जब लोगों को ब्लैक में सिम लेना पड़ता था। आर्थिक उत्तरदायित्व एवं जोखिम को कम करना, निजीकरण के प्रोत्साहन से सरकार के ऊपर आर्थिक उत्तरदायित्व एवं आर्थिक जोखिम को भार कम होगा, जिससे सरकार के लिए निजी उपक्रमों को नियमित करना एवं प्रशासित करना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। ठीक है, ये भी सही है। इसका 4th पेज लोड नहीं हो पा रहा है, 1 सेकेंड, शायद फिर से करना होगा ओपन। राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी, सामान्यतः
राजनीतिक व्यवस्था एक तय समय के लिए होती, परंतु देश की अर्थव्यवस्था सर्वकालीन होती है। अतः निजीकरण को से उद्यमों में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा शीघ्र नीति परिवर्तन में कमी आएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था तो भाई अब सरकार रहे ना रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था जरूरी है। निजीकरण की सावधानियाँ। भारत जैसे विकासशील एवं मिश्रित अर्थ के लिए आवश्यक है निजीकरण के पूर्ण रूप से सरकारी देखरेख में निष्पक्ष रूप से हुए हैं। किसी भी प्रकार से प्रशासन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। नीतियों के निर्माण का कार्य हमेशा सरकार के नियंत्रण में होगा। निजीकरण का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि संवैधानिक लक्ष्य एवं प्रावधानों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और जितनी भी निजी कंपनियां हैं उन सब के लिए क्या होना चाहिए, एक नियामक होना चाहिए जिसको उसके अंदर में काम करना है। इसको एक एग्जांपल के लिए समझते हैं निजीकरण में क्या सावधानी है। जैसे अभी आज के डेट में देखिएगा प्राइवेट स्कूल, अभी चूंकि एडमिशन का समय है तो अब गार्जियन सबको देखिएगा वो परेशान हो जाते हैं, ये चीज़ खरीदो, वो चीज़ खरीदो, ये कॉपी खरीदो, वो कॉपी खरीदो, पूरा साल का पेन एक बार में खरीदो, पेंसिल एक बार में खरीदो, कॉपी एक बार में खरीदो, पूरा साल का ड्रेस खरीदो। अब ड्रेस तक तो ठीक है, अब जो बुक मार्केट में 100 रुपया में मिल सकता है अब 1000 में खरीदो। अच्छा, इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम क्या है, यूपीएससी। अब यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी 6 to 12 यानी एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। लेकिन अब वहाँ है कि नहीं, अब एनसीईआरटी बुक ऐसा है जो आपको फ्री में भी मिल सकती है उसका पीडीएफ, लेकिन अब उनका बुक खरीदो, अब वो उनके हिसाब से होगा। अब सब यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे स्टेट है जहाँ की सरकार ने क्या किया है, एक गाइडलाइन तैयार कर दिया कि आप इससे ज़्यादा फ़ी नहीं रख सकते हैं। जैसे वहाँ की गाइडलाइन है, आप 10,000 से ज़्यादा एडमिशन चार्ज नहीं रख सकते हैं, इतना रुपया 500 या 1000, 2000, 5000 से ज़्यादा आप जो है मंथली चार्ज नहीं रख सकते। अगर रख रहे हैं तो आपको फिर सुविधा दें, और उसमें भी ये क्लियर है आपको, अगर ये सुविधा है तो आप इतना चार्ज रखिएगा। जैसे ये स्कूलों में होना चाहिए। मान के चलिए कोई स्कूल है बहुत बड़ा, उसका बिल्डिंग है, 50 कमरा का वो स्कूल चल रहा है, तब है कि हाँ आप 1000 रुपया महीना चार्ज रख सकते हैं, क्योंकि उसको खर्च बढ़ रही है। कोई स्कूल है कि 25 कमरे का ही, तो आपको क्यों भाई 1000 रुपया चाहिए, आप कम रखिए, क्योंकि आपको तो खर्च कम है, तो आपको जो खर्च है उसके लिए कोई। उसी प्रकार बुक वगैरह में नियम होना चाहिए कि नहीं, बुक आपको गवर्नमेंट से अनुमति, जो कम से कम जो भी बुक चला रहे हैं तो डीएम से सबसे पहले अनुमति लेना चाहिए कम से कम, और उसका जो रेट वगैरह है वो सरकार तय करे। तो ये सब चीज़ें निजीकरण में ध्यान देने की यही सब की आवश्यकता है। निष्कर्षतः निजीकरण आधुनिक पूंजीवादी विश्व की देन है, जिसका सीमित प्रयोग भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था देश के लिए आवश्यक के लिए बेहतर एवं से करना, परंतु निजीकरण किस स्थिति में, इसका भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा आंसर लिखे हैं। हालांकि निजीकरण के बारे में जो शुरुआत में बस कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे निजीकरण किस अवस्था को कहते हैं, विनिवेश निजीकरण में क्या अंतर है, ये सब पॉइंट पर ये संक्षेप में 1-2 लाइन में कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और वो भारत में जो औद्योगिक नीति को दर्शाने में थोड़ा मिस कर गए, जैसे कि बताए 47 के बाद पहले हम लोग मिश्रित ही अपनाए थे, यानी वो एक संक्रमण कह सकते कि वो मिश्रित कही या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संक्रमण दौर कही, क्योंकि एकाएक रातों रात अर्थव्यवस्था चेंज नहीं होती। तो हम लोग पहले क्या किए, अंग्रेज पूंजीवाद पे छोड़ के गए, उसको धीरे धीरे क्या किए, समाजवाद की ओर गए। धीरे धीरे हम लोग जैसे अभी समाजवाद से धीरे धीरे पूंजीवाद गए, उसी तरह उस समय पूंजीवाद से धीरे धीरे समाजवाद की ओर गए। और निजीकरण पर अभी बहुत सारे राजनीतिक ये है जिससे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों को गुरु मंत्र, जो हमारे एप्लीकेशन है gurumantra.online, इसके आप ब्लॉग्स में जाइएगा, ठीक है, इनका ब्लॉग्स में जाना है, इस ऐप को या वेबसाइट में ओपन कर लेना है, ब्लॉग्स में जाना है, वहाँ पे निजीकरण क्या है एक पूरा का पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको बस समझाया गया है कि निजीकरण 4 प्रकार के होते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि निजीकरण का मतलब बेचना ही होता है, कभी कभी निजीकरण का 4 प्रक्रिया होता है। कभी होता है शेयर बेचना, कभी होता है सिर्फ मैनेजमेंट को देना, कभी होता है कि उसको हम लोग एक दे दिए है, शेयर भी नहीं दिए है, लेकिन एक होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पर, हाँ भाई ये चीज़ है तुम लो, हमको 1000 दो, अब तुम इसको यूज करो। तो निजीकरण का भी कई प्रक्रिया होता है। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि निजीकरण का मतलब होता है बेच दिया।
ऐसा नहीं होता है। मैं कभी कभी निजीकरण मैनेजमेंट भी होता है कि स्वामित्व तो मेरे पास है, लेकिन हम प्रबंधन किसी और को दे दिए, मैनेजमेंट किसी और को दे, जैसे रेलवे। अब निजीकरण में, रेलवे में भी निजीकरण आ चुकी है, प्राइवेट ट्रेन चल रही है, रेलवे में निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन नियम क्या है, जितने भी रेलवे होंगे, भले अभी निजीकरण में ये नियम है कि उनका जो ड्राइवर और स्टाफ होगा, रेलवे का जितना भी स्टाफ होगा, ड्राइवर होगा, टीसी जो भी होंगे, सबके सब कौन होंगे, सबके सब सरकार द्वारा होंगे। अब उसी प्रकार देखिएगा रेलवे में भी अभी भी बहुत सारे वैकेंसी होते हैं, जैसे आईआरसीटी। आईआरसीटी का जो होता है वो एक निजीकरण है तो वह सरकार की कंपनी, लेकिन वह सरकार की कंपनी है, वो भारतीय रेलवे से एक तरह का अलग हो गया, वो भारत सरकार का ही एक कंपनी है। उसमें जो भी लोग, जिन लोगों को जॉब हो रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे हो रहे हैं। उनमें जो ज़्यादातर जॉब होते हैं, जो आप ट्रेन में देखते हैं, खाना देने वाले, ये सब जो होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल। अब वो है तो सरकार की कंपनी, और वो, उसको भारतीय रेलवे से कोई मतलब नहीं है आईआरसीटी को। वो आईआरसीटी और भारतीय रेलवे के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि वो है उसी की कंपनी। बात समझे? अब जैसे इसको ऐसे समझिए कि अब रिलायंस का मान के चलिए जियो है, एक कंपनी, रिलायंस जियो के एक सिम का नेटवर्किंग कंपनी है, उसका पेट्रोल पंप, तो कंपनी दोनों रिलायंस के अंतर्गत ही है, लेकिन दोनों अलग अलग भाग है। दोनों के बीच अगर कुछ काम करना होगा तो दोनों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। हाँ, चूंकि एक ही का है तो स्वाभाविक है कॉन्ट्रैक्ट करना आसान होगा, सिर्फ सिर्फ एक क्या कागजी कार्रवाई होने की चाहिए। तो निजीकरण में बहुत सारे जो होते हैं, एक कह सकते हैं कि उसमें संदेह भरे हुए हैं, अफवाह फैले हुए हैं। तो जिनको निजीकरण के बारे में, जिन स्टूडेंट को संपूर्ण बातें जाननी हो, आपको गुरुमंत्रा.online जाना है। ब्लॉग्स में आपको एक वहाँ पे सर्च कीजिएगा निजीकरण, आपको मिल जाएंगे, और वहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ, इसमें मार्क्स नहीं दिए हैं, इनका सब कुछ बेटर था, पहले के तुलना में कम गलती है फिर भी, इसलिए आज इनको मिलेंगे 10 में से 6 मार्क्स, क्योंकि इनका भाषा शैली भी अच्छा रहा, शब्दों का चयन तो बहुत अच्छा ये करते ही हैं, भाषा शैली भी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। 10 में से 6 नंबर। पहले पिछले 2-3 कॉपी में हम लोग देख रहे थे कम मार्क्स जा रहा था, फिर देखिए अप हो गए। तो यही है प्रैक्टिस, अप्स एंड डाउन, ये नियम है, प्रैक्टिस करते रहिए, बस डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर सब कुछ अपने आप लाइन पर आ जाएगा। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नए कॉपी के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं, और बीपीएससी 70, यूपीएससी 2025, यूपीपीएससी 2024-25 और यूपीएससी 2024 के लिए भी, साथ में जेपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग क्लास जो है शुरू है। जिन स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो वो गुरुमंत्रा.online में आकर के ले सकते हैं यहाँ, या फिर जो कॉन्टैक्ट अस है, इसमें आपको कॉन्टैक्ट अस भी मिलेंगे, कॉन्टैक्ट करके भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।